जब बर्फ सिर्फ बर्फ नहीं रहती, जब अंधकार में छुपे रहस्य सच्चाई बनकर सामने आते हैं, तब नॉर्थ की हवा में सिर्फ ठंड नहीं, एक सन्नाटा भी बहता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। यह कहानी अब केवल एक लड़के की नहीं रही। यह लड़ाई है जीवितों और मृतकों के बीच। यह है चैप्टर 48, जॉन स्नो की आंखों से। वहीं से शुरू होती है जहां उसकी तलवार ने पहली बार एक व्हाइट वॉकर को राख बना दिया था। जॉन के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे जंगल ने खुद अपनी सांसें रोक ली हों। पेड़ों की शाखाएं भी अब हिलना बंद कर चुकी थीं और बर्फ पर गिरती हवा के थपेड़े अब चुभने लगे थे। गोस्ट उसकी बाईं ओर चल रहा था, अब भी जख्मी, लेकिन हर कदम पर जॉन के साथ। वो एक था, सैम ने धीरे से कहा, तो बाकी सब कहाँ हैं? जॉन ने इधर उधर देखा। बाकी रेंजर भी खामोशी से इकट्ठा हो रहे थे। कोई जमीन से हथियार उठा रहा था, कोई हॉर्न समेट रहा था। मोमोंट ने सिर्फ एक नजर जॉन पर डाली। वह नजर बहुत कुछ कह रही थी, पर बिना शब्दों के। हम आगे बढ़ेंगे, मोमोंट ने कहा। यह सिर्फ एक शुरुआत है सर, जॉन ने कहा। अगर वो यहीं तक आ गए हैं तो दीवार के इस पार कुछ भी सुरक्षित नहीं है। मोमोंट की आंखों में जमी हुई झुर्रियां और गहरी हो गई। इसलिए हमें जानना होगा ये क्या है और कितने हैं। सैम अब भी अपने बैग में ड्रैगन ग्लास की छोटी छोटी शीशियां और तीर संभाल रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। जॉन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तूने हॉर्न बजाया, सैम। अगर तू नहीं होता तो शायद मैं अब तक। सैम ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में डर अब भी छुपा नहीं था। तूने भी उसे मारा, सैम फुसफुसाया। वैलेरियन स्टील ने मारा, जॉन ने कहा। हमारे पास बहुत कम है, और शायद समय उससे भी कम। मोमोंट ने सबको इकट्ठा किया। हम फर्स्ट ऑफ द फिस्ट छोड़ देंगे, उसने कहा। यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। हम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, फ्रॉस्ट फैंग्स के भीतर। वहीं हमें जवाब मिल सकते हैं। और अगर जवाब न मिले तो? ईडीडी ने पूछा, हमेशा की तरह अपनी कड़वी हंसी के साथ। तो हम सवाल ही नहीं बचेंगे, मोमोंट ने कहा। जॉन ने फिर कैसल ब्लैक की दिशा में देखा। वो अब और दूर लग रहा था, जैसे किसी और दुनिया का हिस्सा हो। रात का वक्त फिर आ गया था, लेकिन इस बार सितारे थोड़े साफ थे। आकाश में हल्की हल्की चमक दिख रही थी, और जॉन का मन कह रहा था, कोई देख रहा है। गोस्ट अब उसकी टांगों से सटकर बैठ गया था। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन आंखें अब भी सतर्क थीं। क्या तूने देखा? उसकी आंखें? जॉन ने धीरे से पूछा। सैम ने सिर हिलाया। नीली, पर जलती हुई, और उसका शरीर पारदर्शी। वो मौत की तरह था, जॉन ने कहा। जैसे ठंड की कोई छाया, जिसे रोका नहीं जा सकता, बस जलाया जा सकता है। कुछ देर बाद सब अपनी अपनी जगहों पर लेटे हुए थे, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। तलवारें पास में थीं, और आंखें हर आवाज पर चौंक रही थी। ईडीडी ने धीरे से कहा, मैंने सोचा था, अगर कभी मरा तो किसी वाइल्डलिंग के हाथों, या गिरकर दीवार से। लेकिन एक बर्फीला भूत, ये मेरी कल्पना से भी ज्यादा खराब है। जॉन ने कहा, तू कल्पना करता है? ईडीडी ने जवाब दिया, सिर्फ बुरे सपने। सन्नाटा फिर गहरा हो गया, और फिर कहीं दूर से, बहुत दूर, एक और हॉर्न की आवाज आई। फूम। लेकिन इस बार वो हॉर्न उनकी नहीं थी। जॉन फौरन उठ बैठा। गोस्ट भी खड़ा हो गया, उसके कान सीधे उस दिशा की ओर। सैम का चेहरा पीला पड़ गया। हमने नहीं बजाया, उसने कहा।
मोमोंट पहले से खड़ा था। हथियार उठाओ, उसने कहा। हम अकेले नहीं हैं। मोमोंट की आवाज गूंज की तरह पूरे कैंप में फैल गई। एक पल में रेंजरों की नींद टूट गई, तलवारें म्यान से बाहर आ गईं, धनुष तनने लगे और हर चेहरा अब बर्फ जितना सफेद हो चुका था। जॉन के हाथ अपने आप लॉन्ग क्लॉ की ओर बढ़े। तलवार की मूठ अब उसके हाथों में एक दोस्त की तरह महसूस हुई, स्थिर, भरोसेमंद और शांत। लेकिन वो शांति अब जंग की पूर्व सूचना थी। दूर, उस हॉर्न की आवाज के बाद जंगल सिहर उठा था। पत्तियां नहीं हिल रही थीं, लेकिन पेड़ों के बीच एक साया था। नहीं, सिर्फ एक नहीं, कई थे। ईडीडी ने धीमे स्वर में कहा, ये कोई दोस्ताना मुलाकात नहीं लग रही। गोस्ट अब बर्फ पर आगे बढ़ा, उसकी चाल पहले से ज्यादा चौकन्नी थी। कान खड़े थे और आंखें सीधी उस दिशा में जमी थी जहां से आवाज आई थी। कितनी दूर? जॉन ने पूछा। मुश्किल से आधा मील, कोरिन हाफहैंड ने कहा, जो अचानक किसी साए की तरह झाड़ियों से निकल आया था। उसके पीछे 2 और रेंजर थे, थके लेकिन होशियार। मोमोंट ने एक तेज निगाह जॉन पर डाली, फिर सैम की तरफ। ड्रैगन ग्लास तैयार रखो और हॉर्न फिर से बजाओ। 2 बार। सैम ने कांपते हाथों से हॉर्न उठाया और फिर फूम फूम। 2 लहरदार, गूंजती हुई आवाजें जो बर्फीली रात में तीर की तरह फैल गईं। अब पूरा फिस्ट जाग चुका था। रेंजर वृत्त की तरह खड़े थे, चारों दिशाओं में निगाहें, हर कदम सोच समझकर, हर सांस नियंत्रित। जॉन ने लॉन्ग क्लॉ को और कसकर पकड़ा। उसका दिल अब एक युद्ध की लय में धड़क रहा था। लेकिन फिर भी एक डर अंदर रेंग रहा था, वैसा डर जैसा इंसान को तब लगता है जब वो किसी ऐसी चीज का सामना करने वाला हो जो दुनिया के नियमों से बाहर है। और फिर वो दिखाई दिए। साए नहीं, इंसान। लेकिन इंसानों जैसे नहीं। पहले 1, फिर 3, फिर दर्जनों। उनकी चाल में एक अजीब स्थिरता थी, जैसे वो जानते हों कि उन्हें रुकना नहीं है। ना जल्दी, ना धीमा, बस आगे बढ़ते जाना। वाइल्डलिंग्स? सैम ने फुसफुसाया। नहीं, जॉन ने कहा। उसकी आंखें अब स्थिर थीं। उनके हाथों में कुछ नहीं है। और उनके चेहरे कुछ अधजले, कुछ पिघले हुए, कुछ तो जैसे बस हड्डियां रह गए हों। वाइट्स, कोरिन हाफहैंड ने कहा, मरे हुए जो फिर से उठे हैं। मोमोंट ने गरज कर कहा, रखवाली, कोई पीछे नहीं हटेगा। यह हमारी भूमि है और हम इसे छोड़कर भागेंगे नहीं। लेकिन वाइट्स अब पास आ चुके थे और उनके साथ आई थी एक भयानक ठंड। वो ठंड जो सिर्फ मौत के साथ चलती है। जॉन ने लॉन्ग क्लॉ से पहली बार वार किया और सामने आया एक वाइट जो कभी शायद कोई रेंजर रहा होगा। उसकी आंखों की जगह 2 खाली गड्ढे थे, लेकिन हाथ में अब भी एक जंग लगी हुई कुल्हाड़ी थी। जॉन ने उसकी गर्दन पर वार किया, लेकिन वाइट रुका नहीं। दूसरा वार, फिर तीसरा, और आखिरकार जब लॉन्ग क्लॉ उसके सिर के आर पार हो गई, तब वो गिरा। सिर हटाओ, कोरिन चिल्लाया। जब तक सिर नहीं काटोगे, ये मरते नहीं। चारों ओर अब खून नहीं, बर्फ उड़ रही थी और मरे हुए शरीर जो कभी उनके जैसे ही भाई थे, अब जानलेवा राक्षस बन चुके थे। सैम ने घबराकर ड्रैगन ग्लास का एक टुकड़ा निकाला और जैसे ही एक वाइट उस पर चपटा, उसने ताबड़तोड़ चाकू उसकी छाती में घुसेड़ दिया। वाइट चीखा, नहीं, चिल्लाया नहीं, बस एक भयानक करा और फिर वो जमीन पर गिर पड़ा, सुलगता हुआ। ड्रैगन ग्लास काम करता है, सैम चिल्लाया, शायद पहली बार जोर से। जॉन अब घुटनों तक बर्फ में धंस गया था। 2 वाइट्स उसके सामने थे, एक पीछे से आ रहा था।
गोस्ट ने पीछे वाले पर छलांग लगाई और उसकी गर्दन सीधे दांतों में ले ली। लॉन्ग क्लॉ गरजती रही। रात खून से नहीं, चीखों से नहीं, सिर्फ मौत की ध्वनि से भरी हुई थी। मोमोंट अब एक पहाड़ की तरह सबके बीच खड़ा था। उसकी तलवार एक एक करके वाइट्स को गिरा रही थी और हर वार के साथ वो गरज रहा था, नॉर्थ की शपथ याद रखो, हम दीवार के बेटे हैं। जॉन का शरीर थक रहा था, लेकिन उसकी आत्मा और तेज हो रही थी। एक वाइट ने उसे धक्का दिया और वो पीठ के बल बर्फ पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सीधे ऊपर आकाश को देख रही थीं और वहां कुछ था, एक परछाई, एक और वॉकर नहीं, यह कोई और था, एक चील जैसी आकृति, लेकिन विशाल, और वो सीधे उनकी ओर बढ़ रही थी। जॉन ने लॉन्ग क्लॉ से एक और वाइट को गिराया, फिर आकाश की ओर देखा। वो आकृति अब और पास आ गई थी। उसके पंख नहीं थे, फिर भी वो उड़ रहा था। सर, ऊपर देखिए, जॉन चिल्लाया। मोमोंट ने सिर उठाया और पहली बार उसके चेहरे पर भी भय की रेखा उभरी। ये क्या है? उसने बुदबुदाया। फिर वो आकृति हवा में गोल घूमा और जंगल की ओर चली गई। उसने हमें देखा, जॉन ने कहा। उसने हमें देखा और चला गया। सैम ने कांपती आवाज में कहा, क्या ये सब सिर्फ वाइट्स नहीं है? क्या और भी कुछ है उनके पीछे? जॉन ने एक बार फिर लॉन्ग क्लॉ को देखा, फिर अपने घुटनों पर खड़ा हुआ। हाँ, उसने धीरे से कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। गोस्ट अब भी उसके पास था, थका लेकिन खड़ा, जैसे कह रहा हो, अभी खत्म नहीं हुआ है। मोमोंट ने हाथ उठाकर संकेत दिया, जिनके पास ड्रैगन ग्लास है वो बीच में रहेंगे, बाकी तीरंदाज किनारों पर। हम पीछे हटेंगे, लेकिन एक कतार में, संगठित होकर। क्या हम वापस कैसल ब्लैक जा रहे हैं? जॉन ने पूछा। नहीं, मोमोंट ने कहा, हम फ्रॉस्ट फैंग्स की तरफ बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये दुश्मन कौन है और क्यों आ रहा है। जॉन ने सिर हिलाया। एक आखिरी बार उसने पीछे मुड़कर फर्स्ट ऑफ द फिस्ट को देखा, जहां खून नहीं, राख और बर्फ रह गए थे, और फिर वो आगे बढ़ गया। गोस्ट उसके साथ चला, चुपचाप, जैसे नॉर्थ की ठंड भी अब उनके कदमों के पीछे छिप गई हो। गोस्ट उसके साथ चला, चुपचाप, जैसे नॉर्थ की ठंड अब भी उनके कदमों के पीछे छुप गई हो। बर्फ की मोटी परत उनके जूतों के नीचे चरमरा रही थी। हर कदम के साथ वो गहराई में धंसते जा रहे थे, लेकिन रुकना अब मुमकिन नहीं था। पीछे मौत थी और आगे शायद जवाब, पर जवाबों तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। मोमोंट सबसे आगे चल रहा था, उसके पीछे कोरिन और फिर बाकी भाई। जॉन बीच में था, उसके एक तरफ सैम था, दूसरी ओर ईडीडी। सैम का चेहरा अब भी थका हुआ था, लेकिन कुछ बदल चुका था। उस डर की जगह अब समझ आ गई थी, जैसे ड्रैगन ग्लास की उस एक वार ने उसे भी बदल दिया हो। कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी को मार सकूं, सैम ने फुसफुसाकर कहा। जॉन ने सिर हिलाया, तेरा हाथ कांप रहा था, पर दिल नहीं। सैम हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन फिर फौरन गंभीर हो गया। अगर वो सब मरे हुए थे, तो उन्हें कोई तो जिंदा चला रहा होगा। व्हाइट वॉकर्स, जॉन ने कहा, वो जो सिर्फ छाया की तरह आते हैं, पर सब कुछ बदल देते हैं। बर्फ अब और घनी हो गई थी, पेड़ों के बीच चलना मुश्किल हो रहा था। चारों ओर सिर्फ सफेदी और सन्नाटा। कहीं कोई परिंदा नहीं, कोई खरगोश नहीं, कोई आवाज नहीं, बस उनके अपने कदम और गोस्ट की भारी सांसें। कोरिन ने अचानक रुककर हाथ उठाया। सब थम गए। कुछ है आगे, उसने धीमे स्वर में कहा।
जॉन ने झाड़ियों के पार देखा, कुछ धुंधला सा हिल रहा था। फिर ईडीडी ने भी देखा, किले की दीवार नहीं, कोरिन ने आगे बढ़ते हुए कहा। यह कोई पुराना कैंप है। कुछ और कदमों के बाद सब एक उजड़ा हुआ कैंप देख पाए, आधे जले हुए तंबू, बर्फ में दबे हुए लाशों के टुकड़े और टूटी हुई मशालें। ये हमारे लोग नहीं हैं, मोमोंट ने कहा। जॉन ने बर्फ को कुरेदा, नीचे एक काला झंडा था जिसमें एक हाथ की मुट्ठी बनी थी। नाइट्स वॉच, सैम ने हैरानी से कहा। नहीं, जॉन ने कहा। लुकआउट्स, जो शैडोज टावर से निकले थे। कोरिन झुका और एक शव को देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी भय की परछाई जमी हुई थी। मरे हुए नहीं, जले हुए हैं, उसने कहा। जले हुए? ईडीडी ने पूछा। इस ठंड में? जैसे किसी ने आग से साफ किया हो, जॉन ने बुदबुदाया। या फिर किसी ड्रैगन की सांस से, सैम की आवाज कांप गई। सबने उसकी ओर देखा, वो हंस नहीं रहा था। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, लेकिन दिमाग तेजी से कुछ जोड़ रहा था। ओल्ड नैन की कहानियां याद हैं? सैम बोला। वो कहती थी, जब सर्दियां आएंगी तो बर्फ के राजा के साथ आग भी चलेगी, जो सब कुछ जला देगा, पर फिर भी सब ठंडा रह जाएगा। वो सिर्फ कहानियां थी, ईडीडी ने कहा, लेकिन खुद भी अब निश्चिंत नहीं था। जॉन ने झुके हुए एक शरीर की मुट्ठी खोली, उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा था जिस पर कुछ खुदा हुआ था। फ्ली साउथ, दक्षिण भागो। जॉन ने वो टुकड़ा मोमोंट को दिया। हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, मोमोंट ने कहा। अगर यहां कोई और भी था तो वो अब भी आसपास हो सकता है। रात फिर आ गई थी और इस बार सितारे तक गायब थे। आसमान अब भी बादलों में ढका था और हवा बर्फ की महीन परतें उड़ाती फिर रही थी। गोस्ट बार बार रुककर पीछे देखता। जॉन ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। क्या देख रहा है? गोस्ट कुछ देर चुप रहा, फिर एक लंबी सांस लेकर आगे बढ़ गया। कुछ हमारा पीछा कर रहा है, जॉन ने कहा। कोरिन ने सिर हिलाया। मैंने भी महसूस किया है। मोमोंट ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चलना और तेज कर दिया। कई घंटे बीते जब तक सबका दम नहीं फूल गया और पांव बर्फ में थरथराने नहीं लगे। अंततः उन्होंने एक गुफा जैसे ढांचे में डेरा डाला, एक पुराना पत्थर का ढेर जो शायद कभी कोई वॉच पोस्ट रहा होगा। मशालें जलाई गईं, भोजन निकाला गया, सूखी मछली, ठंडी रोटियां और पानी की बर्फीली बोतलें। जॉन एक कोने में बैठा, गोस्ट उसकी गोद में सिर रखे पड़ा था। तुझे लगता है कि कैसल ब्लैक तक कोई संदेश पहुंचना चाहिए? सैम ने पूछा। जॉन ने सिर हिलाया। हमें खुद जाना होगा, कोई और समझ नहीं पाएगा। वो सब कुछ किताबों में नहीं लिखा जो हमने देखा है। ईडीडी पास आकर बैठ गया। क्या हम सब वापस जा भी पाएंगे? कुछ देर सब खामोश रहे। फिर कोरिन ने कहा, कुछ नहीं, पर सब कुछ जान लेना कभी कभी जरूरी होता है। अगर हम नहीं लौटे तो हमारा काम खत्म नहीं होगा। कोई और उठेगा हमारी जगह लेने। सैम की आंखें नम हो गईं, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। जॉन ने अब आसमान की ओर देखा, कुछ बदल रहा था। बादल हिलने लगे थे और फिर एक तेज चीख सी गूंजी। सब एक साथ उठे, मशाले तनी, तलवारें निकली। क्या वो वापस आ गए? किसी ने पूछा। गोस्ट दहाड़ा, लेकिन डर के कारण नहीं, चेतावनी के लिए। फिर उस गुफा के बाहर कोई खड़ा था, एक छाया, एक मनुष्य जैसा, लेकिन बहुत ऊंचा, और उसके हाथ में एक बर्फ से बनी भाला। जॉन की सांसें थम गईं। वॉकर, उसने कहा। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे कई और छायाएं खड़ी थी।
उनकी आंखें नीली नहीं थी, वो जल रही थी। गोस्ट उसके सामने खड़ा हो गया, दांत नंगे, तैयार। मोमोंट गरजा, युद्ध की मुद्रा में आओ। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। जॉन ने लॉन्ग क्लॉ उठाई, उसकी धार चमक रही थी। वॉकर ने हाथ उठाया और बर्फ उड़ने लगी। अब या कभी नहीं, जॉन ने कहा, और वो लपका सीधा उस मौत के देवदूत की ओर। लॉन्ग क्लॉ हवा को चीरती हुई बढ़ी, लेकिन वॉकर सिर्फ खड़ा रहा, शांत, स्थिर, जैसे उसे यकीन हो कि कोई भी वार उसे छू नहीं सकता। जॉन की आंखें जल रही थीं, पर डर से नहीं, हिम्मत से। जैसे ही लॉन्ग क्लॉ वॉकर के सीने तक पहुंची, एक जोरदार टकराहट हुई। क्लैंग। वॉकर की बर्फीली भाला जॉन की तलवार से टकराई और एक झंझनाहट पूरे जंगल में फैल गई। आसपास खड़े बाकी वॉकर्स हिले तक नहीं। गोस्ट गुफा के बाहर दहाड़ रहा था, लेकिन अंदर कदम नहीं रख रहा था, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। वॉकर ने पहली बार अपनी आंखें झपकाईं, उनमें कोई भावना नहीं थी, बस एक बुझती नीली ज्वाला। जॉन ने वार पर वार किया, लेकिन वॉकर की भाला हर बार रोक लेती। और फिर एक पल ऐसा आया जब वॉकर ने वार किया और लॉन्ग क्लॉ जॉन के हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी। बर्फ में गिरते ही तलवार से भाप उठी, जैसे वो खुद कह रही हो, जल्दी उठा लो, वरना देर हो जाएगी। वॉकर ने भाला उठाया और जॉन की छाती की ओर बढ़ाया। लेकिन तभी सैम चीखा, जॉन, यहां। उसने हवा में एक ड्रैगन ग्लास की खंजर फेंकी। जॉन ने लपक कर उसे पकड़ा और ठीक उस क्षण जब वॉकर ने वार किया, जॉन ने अपनी पूरी ताकत से वो खंजर उसकी छाती में घोंप दिया। एस। वॉकर की आंखों की नीली ज्वाला एक पल को और तेज हो गई और फिर बुझ गई। पूरे शरीर में दरारें पड़ गईं और वो बर्फ के टुकड़ों में बदलकर ढह गया। वॉकर गिरा नहीं, वो बस टूट गया, जैसे कांच की कोई मूर्ति। बाकी वॉकर्स वहीं खड़े रहे, एक पल, 2 पल, और फिर जैसे कोई आदेश टूट गया हो, वो सब धीरे धीरे पीछे हटने लगे, बिना कोई आवाज किए, बिना किसी घबराहट के। वो सब अंधेरे में गायब हो गए। जॉन वहीं बर्फ में घुटनों के बल गिर पड़ा, उसकी सांसें भारी थी। गोस्ट अंदर भागा और जॉन के पास आकर खड़ा हो गया। मोमोंट, कोरिन और बाकी भाई अब आ चुके थे, सबने वो दृश्य देखा था। सैम अब भी दूर खड़ा कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गर्व था। तूने फिर से किया, मोमोंट ने कहा। जॉन ने बस सिर हिलाया, मैंने नहीं, ड्रैगन ग्लास ने। मोमोंट ने ड्रैगन ग्लास का टुकड़ा उठाया, तो हमें और चाहिए, बहुत ज्यादा। कोरिन ने कहा, अब हमें रुकना नहीं चाहिए, कैसल ब्लैक को सब कुछ बताना होगा। जॉन उठा, थका हुआ पर मजबूत। हाँ, उसने कहा। अब युद्ध शुरू हो चुका है। और सबने उत्तर की ओर देखा, दीवार की दिशा में। बर्फ अब भी गिर रही थी, लेकिन अब वो बर्फ डर नहीं दे रही थी, वो एक चेतावनी बन चुकी थी। जॉन ने गोस्ट के सिर पर हाथ फेरा, चलो दोस्त, अब लौटने का वक्त है। और इसी के साथ फिस्ट ऑफ द फर्स्ट मैन पर हुई इस लड़ाई का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हुई। एक शुरुआत जहां अब नाइट्स वॉच सिर्फ पहरेदार नहीं, योद्धा बन चुकी थी। और जॉन स्नो एक लड़का नहीं, एक चिन्ह बन चुका था, उस युद्ध का जो अभी आना बाकी था। अब सवाल यह है, अगर सैम उस समय ड्रैगन ग्लास न फेंकता, तो क्या जॉन बच पाता? क्या वॉकर्स को कोई अदृश्य शक्ति नियंत्रित कर रही है, या वो खुद निर्णय लेते हैं? क्या गोस्ट ने उस रात कुछ ऐसा महसूस किया जो इंसान समझ नहीं सकते? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कैसल ब्लैक जॉन की बातों पर भरोसा करेगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसल ब्लैक में जॉन स्नो और बाकी भाइयों को क्या जवाब मिलेगा,
क्या लॉर्ड कमांडर उनकी चेतावनी मानेगा या फिर सब कुछ अनसुना कर दिया जाएगा? तो तैयार हो जाइए अगले चैप्टर के लिए। यह कहानी यही नहीं रुकती, यह तो बस शुरुआत है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, वो भी जॉन स्नो की पीओवी से, तो हमें जरूर बताइए। कमेंट में बताओ वो कौन सा पल था जिसने तुम्हारी सांसें रोक दी। वीडियो को लाइक करना न भूलो, सब्सक्राइब करो फिक्शनवर्स को और बेल आइकन दबाओ ताकि अगली कड़ी मिस न हो जाए, क्योंकि असली युद्ध अभी शुरू ही हुआ है और उत्तर अब भी गूंगा नहीं है, वो हर कदम गवाही दे रहा है। अगली बार फिर मिलेंगे और गहराई में उतरेंगे अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की उस दुनिया में जहां सर्दी की हर सांस एक कहानी है। तब तक के लिए वला मोग्युलिस।